बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। और मुझे यकीन है कि आप फिट फाट होंगे, मौजा करते होंगे। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी, उनके लिए मेरा खुसूसी तौर पे आई लव यू यार, आप मेरे हीरो हो भाई। साफ बात है, मैं गल वज जाती है। लोग कहते हैं आप इंट्रो बड़ा लंबा करते हैं। मैं कहना, मैं को आपसे इसलिए तो बात कर ही नहीं रहा कि को मैं कमाई कर रहा हूँ। मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको दुआएं देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात क्या होने जा रहा है, क्या प्लान क्या बनाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का एक्चुअली जो डिज़ाइन या नक्शा बनाया गया है वो क्या है। डिज़ाइन से मतलब ये ना लेकिन वो नवाज शरीफ साहब वाला डिज़ाइन जो उन्होंने जंग डिज़ाइन करके दी थी। बहरहाल जिन्होंने डिज़ाइन किया है और जो इसको लेके चल रहे हैं उनका उनके जहन में प्लान क्या है, लेकिन इसके नताइज क्या निकलेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी है कि सुहेल आफरीदी और गंडापुर तो आमने सामने खड़े हुए, बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब लड़ाई में कहीं कोई एम्बिग्युइटी, कोई बीच में कोई ओला नहीं रहा। चेहरे बिल्कुल बेनकाब हो गए। और जो गंडापुर साहब हैं उनके ऊपर पहले ये कहा जा रहा था कि वो भाई वो कहीं और से लाइन लेते हैं। अब वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सुहेल आफरीदी को रास्ता रोकने के लिए या सुहेल आफरीदी के पर काटने के लिए पहले शेर अफजल मरवत को फेंका गया, फिर अब गंडापुर खुद सामने आ गए। क्या इस जंग के अंदर शेर अफजल मरवत और गंडापुर कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये पीटीआई की पॉलिटिकल बका का मसला बन गया है। इसके ऊपर मेरी बात होनी है, मैंने आपसे करनी है। और तीसरा, बजट तो चलो छड्डो ना, बजट मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हम क्या बोल सकते हैं भाई। बजट जिन्होंने बनाना है उन्होंने बनाना है। और मैंने आपको उस दिन भी लतीफ़ा सुनाया था, फिर दोबारा सुना देता हूँ कि बंदे ने कहा चौधरी और तेरे जितने खर्चे ने और जितने तेरी आमदन है तो ये सारा कुछ कर करा के बचता क्या है। तो चौधरी ने कहा बस चौधरी कहना ही बचता है। तो हमारे पास भी बजट में सिर्फ हमें इतनी प्रिविलेज है कि हमारा बजट पढ़ने वाला क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पल्ले से कह सकता है, अस्सलाम वालेकुम ये पल्ले से कह सकता है, और आखिर में अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो ये पल्ले से कह सकता है। बाकी बजट आईएमएफ वाले लाएंगे, आपको देंगे, किताब पकड़ाएंगे, कहेंगे चलो काका अच्छे बच्चों की तरह सबक पढ़ना शुरू कर दो, और आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, रास्ता कोई नहीं है। लेकिन इस बजट के अंदर के बाद, सॉरी मैं नहीं चाह रहा कि मैं बात उसको करूं, ये तीन चीजें अब आपके सामने आके खड़ी हो गई हैं। जो तीन मैंने नक्शे खींचे हैं, इन तीन नक्शों के बाद पाकिस्तान की क्या सूरत हाल बनेगी। और अगर मैं ये आपको कहता हूं कि इमरान खान से इनके पास इन्हें जाना पड़ेगा, इमरान खान के पास इन्हें पहुंचना पड़ेगा, इमरान खान से राब्ता करना पड़ेगा, इमरान खान के पास इन मुश्किलात का मसाइल का हल है। नहीं मैं कह रहा कि वो जो नवाज शरीफ ने कहा था लंदन से आते हुए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल मेरे पास है, बल्कि ये तो उन्होंने मरियम औरंगजेब ने कहा था। और वो फिर वो मिली नगमा भी चला था, मुल्क बचा लो नवाज शरीफ और पता नहीं क्या कर लो। और जड़ी चाबी मसाइल थी नवाज शरीफ को अपने भरा क्यों नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान दलदल में नहीं भाई, हम बस ये बाल रह गए हमारे। मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि हमारी सर्वाइवल खतरे में। और जो ये टके टके के क्या नाम है, लाल पीले लाल टोपियां पहने हुए जो सर्कसों में जैसे वो नहीं होते मसखरे जो तो तारों पे चलते हैं, लाल यहाँ पे निशान होता है, ये वो दानिश्वर जो इमरान खान के दौर में 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे रात को सोते नहीं थे, बेड तो छाल मार के माइक पकड़ के बताएं पाकिस्तान के अंदर कितनी महंगाई हुई, सारे फौत हो गए ने। जमीर तो उनके बहुत पहले फौत हो गए थे। अब उनके प्रैक्टिकली मैं जिंदा लाशें देखता हूं जो जो जिनके जिस्म सिर्फ सलामत हैं, जिनकी रूहें बहुत पहले मर चुकी हैं। ये पाकिस्तान का जो नक्शा बनने जा रहा है, मैं उन लोग का जो नहीं है कि मैं ये भी कह दूं इमरान खान के पास मसाइल का हल है। मसाइल का हल नहीं है, लेकिन मसाइल से निकालने का हल, निकालने के रास्ते पे चलने का जो अगर कोई बंदा सामने आ गया सकता तो वो इमरान खान है। मैं ये सारी चीज़ जब आपके सामने बना के करूंगा तो आपको मेरी बात की समझ आएगी कि काका गल कहता तो ठीक ही है, मैं गल सुटन वाली नहीं की। मैं जो बात आपको कहूँगा गल सुटन वाली नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा वो हूँ वजीर दिफा हूँ। पाकिस्तान का पहला वजीर दिफा है जो अपने हकूक का दिफा नहीं कर सकता, वो मुल्क के दिफा का वजीर है यार। इससे ज्यादा कोई ड्रामा हो सकता है कि वजीर दिफा साहब जिनके जिम्मे पूरे पाकिस्तान के दिफाई अमूर हैं, जो आर्मी चीफ से भी ऊपर होता है, ठीक है ना,
वो अपने हकूक के दिफा, वो कभी जा रहा है मोहसिन के पास, नकवी के पास, भाईजानो मेरे कमरे की छत चौंदी पई है। कभी वो जा रहा है स्पीकर साहब खुदा दा वास्ता है, आपने तो तनख्वाहें इतने बढ़वा ली हैं आपने, और मेरे कमरे का भी कर लो। वजीर आजम के पास जा रहा है, वजीर आजम कह रहा है यार मेहनत की कर सकना, मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं। मैं वो नहीं हूँ, मैं आपको एक लॉजिकल बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब आए सबसे पहले जी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। इतला दिया कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पहुँच चुके, और उन्होंने आज बड़ा दबंग खिताब भी किया, अल्लाह खैर करे। उनके अब्बू की डांट ना आ गई है उन्हें कि तुमने ये क्या खिताब कर दिया। पीपल्स पार्टी, मौजूदा पीपल्स पार्टी के तो डीएनए में है ही नहीं कोई सख्त बात करना। अभी 3 दिन पहले तो जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जनाब कह रहा है कि वो लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हैं वो ग्वादर और कराची को अपनी मर्जी के साथ चलाना चाहते हैं। अब वो लोग कौन? बिलावल साहब से सवाल किया जाए कि पैन ज़रा बताएं वो लोग कौन हैं जिनके आप कह रहे हैं कि वो कराची से और ग्वादर को चलाना चाहते हैं। और इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो ने आज 8 फरवरी के इंतखाबात के डकैती का एतराफ़ कर लिया। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जनाब अली कि मैं फॉर्म 45 की हिफाजत तुमने करनी है और 47 की जिम्मेदारी मेरी है। इत्थे रख मलंगी। ये कौन कह रहा था कि फॉर्म 45 की हिफाजत करनी चाहिए? और कौन सी पार्टी थी जो कहती थी कि फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट दो? और कौन था जो फॉर्म 47 लेके आया था? अब आपको बात समझ आ रही है कि बिलावल भुट्टो छोटा बच्चा है, लेकिन नड्डा छोटा बच्चा नहीं का। तो भाईजान, अब मैं या पोली, उन्हें कहा आ जाए, उन्हें कहा इतनी पोली नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो को 45 और 47 का फर्क अब आपको समझ आ गया ना, कि वो क्या कह रहे हैं कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस बार दोबारा से, कि जनाब उन्हें कहते हैं जी हम 45 का बंदोबस्त तुम कर लो, 47 का मैं कर लूँगा। बड़े भैया भी पहुंच गए माशाल्लाह, पहुंच गए या पहुंचने होंगे जब आप देख रहे होंगे। उनको भी एनओसी नवाज शरीफ साहब को जारी कर दिया गया कि आप जाएं, जाके इलेक्शन कैंपेन करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के राना नज़ीर साहब पहले से वहाँ पे 1.5 माह पहले से मौजूद हैं। सिर्फ इजाज़त नहीं है तो पीटीआई को नहीं है, पीटीआई वाले नहीं जा सकते। असद कैसर को रोकने के लिए पूरा इस्लामाबाद चौक कर दिया उन्होंने, गड्डी तो गड्डी खड़ी करती, असद कैसर ना पहुंचे वहां पे किसी तरह। जुनेद अकबर को कहा एनओसी दिखाएं भाई, एनओसी केड़ा एनओसी? ये पाकिस्तान है, कोई इलाका गैर है जिसमें एनओसी लेके जाना है? इससे आप एक बात समझ लें, मैं बार बार आपको जो कह रहा हूं कि पीटीआई पे एक्चुअली गैर एलानिया कलादम जमात करार दे चुकी है एस्टेब्लिशमेंट। पीटीआई के लिए कोई रास्ता नहीं गा कि वो कोई करे। अब यहाँ से एक मेरी बात को समझे कि जो ये हम आपका गिलगित बल्तिस्तान है ना, ये को लाहौर, सक्खर या पेशावर नहीं है। इसकी डायनेमिक्स डिफरेंट है, इसमें रहने वाले लोगों की साइकी डिफरेंट है। ये अहले तशय्युओं का इलाका है। और अगर मुझे ये बात कहने दीजिए, मैं ज़रा इस टाइम ज़रा जज्बाती हो या मलका जज्बात हुआ हूँ, बाहर बेगम हुआ हूँ, तो मैं कहने में हर्ज कोई नहीं है कि अगर यहाँ पे यही मंसूबा रिपीट हुआ, मंसूबा यह है कि पीपल्स पार्टी को 6-7 सीटें दी जाएँ, मुस्लिम लीग नून को 6-7 सीटें दी जाएँ, 2-3 आज़ाद को दी जाएँ, 1-2 इस्तेकाम पार्टी को दी जाए, 1 आधी पीटीआई को दी जाए, तो अल्लाह खैर सला पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना लें। हैया जी, इसमें भी एक कौल है। पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो नून लीग के साथ शेयर करे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सूबा ही हमने बनाया था, हमने बनाने के बाद पहला गवर्नर लगाया था। वो अलहदा बात है कि फिर गिलगित बल्तिस्तान वालों ने पीटीआई को चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया वाली बात। और वो अलहदा बात है कि फिर उनको भी इसी तरह ही हटाया गया जिस तरह नवाज शरीफ इमरान खान को हटाया गया अदम एतमाद के जरिए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर रिपीट किया गया। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आपको बार बार जो बात कह रहा हूँ वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान एक डिफरेंट इलाका है। अगर यहाँ से रद्द अमल आया तो ये बहुत ख़तरनाक होगा। पहले भी, अभी कुछ अरसे पहले वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, मैं खुदा की कसम अपने इदारों के साथ हूँ, खुदा की कसम मैं अपने शोधा के साथ हूँ, उनकी बेहरमती करने वाले पे 100 बार लानत। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है, इट इज़ वेरी अलार्मिंग। और किसी को ये बात समझनी चाहिए कि ये लाहौर पेशावर नहीं है, ये डिफरेंट लोगों का इलाका है जहाँ पे पता नहीं क्या रद्द अमल आ जाए। एनीवे, ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी कि अगर वहाँ पे कुछ जुड़लू फिरा तो वहाँ पे बहुत बुरा रद्द अमल आएगा।
आज़ाद कश्मीर में आपको अच्छी तरह याद है कि आज़ाद कश्मीर में अभी पिछले दिनों जो एक्शन कमेटी वालों ने जो कुछ किया वो आपके सामने, ये रद्द-ए-अमल आया, आज़ाद कश्मीर से रद्द-ए-अमल आया, और ये जब मिलेंगे तो ये हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई चंगी गाल नहीं होगी। जो उत्ते बैठे ने समझ लें इस बात को यार, बुग़्ज़ इमरान में हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी के तौर पे बात कर रहा हूँ। एनीवे, मैंने आपको एक सूरत हाल बता दी। अब आ जाए केपीके की सूरत हाल। कल इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी ने जब वो इजलास बुलाया पार्लिमानी पार्टी का, तो उसमें 40 लोग नहीं थे। ये बहुत बड़ा गैप था, और डेफिनेटली इसका असर होना था सुहेल आफरीदी के ऊपर। सुहेल आफरीदी को अब इंगेज कर लिया गया कि उसे केपीके से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे नहीं लगता कि कल वो अडयाला भी आएगा। जो सिचुएशन जिस तरह बना लिया, बात को समझे कि जो मंगल को शो बनता है, और पिछली दफ़ा जो शो बना, अब सुहेल आफरीदी को इंगेज ऐसा कर लिया गया कि वो मंगल को अडयाला नहीं आ सकता उसको, तो वहाँ पे, और यहाँ पे गंडापुर की भी शक्ल जो क्लियर हो गई। गंडापुर ने भी अब अपने सारा लालू के तो सामने आ गए है, लेकिन अफरीदी को भी जज्बात से बाहर निकल के खेलना चाहिए। अफरीदी का ये जुमला के कुछ जो लोग जर्नल्स हैं अंदर से भी और बाहर से भी, ये वो नहीं कहना चाहिए था, उसका रद्द-ए-अमल आया। लेकिन हो सकता है कि अफरीदी ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला हो कि इससे जब कम से कम सामने वाला क्लैरिटी के साथ तो बाहर आएगा, किसी तरह किसी को पता तो चलेगा ना। कौन, कल मैं सुन रहा था, किसका सुन रहा था कि वो घर में चोरी हो गई, तो वो जो सबको इकट्ठा किया, तो उसके घर मालिक ने कहा कि जी जो जो चोर है ना उन्होंने छितर बड़े पहन के, तो एकदम एक बीच में से बंदा बोला कि अब मैं अल्लाह की कसम कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा मैंने तो तेरा नाम ही नहीं लिया था, तू क्यों बोल पड़ा। तो गंडापुर साहब जैसे बोले उससे क्लियर हो गया कि जो जर्नैली जुमला था वो किसके लिए था और किसने रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता दूं, केपी हुकूमत ख़त्म नहीं की जा सकती, ना हटाई जा सकती। ये वफाकी हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह, इस्टेब्लिशमेंट के। वहाँ पे जिस लेवल पे काम चल रहा है, दहशतगर्दी जहाँ तक बढ़ चुकी है, जिस तरह का वहाँ पे, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत कुछ होगा, क्योंकि अमेरिका ठंडा पे गया। अमेरिका जब ठंडा पड़ेगा तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। आज JD वैंस ऐलान कर दे कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, दहशतगर्द घर बह जाएंगे, अंकल आ रहे हैं, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। लेकिन जैसे ही पता चलेगा अमेरिका नहीं आ रहे, काम शुरू हो जाएगा। देख लिया आपके सामने ही। मैं तो वो पोस्ट देख के हैरान हो गया जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जो BLA वाले हैं उन्होंने अपने नाके लगाए हुए। मेरे यकीन करें दिल को दुख हुआ। और वो जाली है वीडियो, या मुझे नहीं पता, पुलिस वाले वहाँ से गुजर रहे तो वो उस नाके वालों से पूछ कर गुजर रहे। एक ऐसे हालात में आप KP को आग में फेंक दें, एक हुकूमत जिसका वहाँ कंट्रोल है उसे ख़त्म कर दें, तो आप इसका क्या मतलब लेंगे? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? और ये कहें जी वहाँ पे करप्शन बड़ी हो रही है, तो 1 अरब रुपये दी थे करप्शन पंजाब दे सिर्फ सुथरा पंजाब में निकल आई है। ये अभी आगाज है। खुदा की कसम वक्त आएगा आप देखेंगे कि क्या आप सोच भी नहीं सकते। मैंने वो फराह गोगी का कहा ना कि जी फराह गोगी इस्टेब्लिशमेंट के उस पर थी, ये वो थी। मुझे बाद में किसी दोस्त ने कहा यार आप भी बच्चे उनकी उन बातों की तरह उन बातें करते हो। फराह गोगी के कारोबार बंद हो गए, उसके जो शोहर के फैक्ट्रियां थी, कारखाने थे, वो बंद हो गए, उसके जायदादों पे कब्जा हो गए, उसे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। आप फराह गोगी के लिए क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी कभी सोचे तो सही फराह गोगी के साथ क्या हुआ इस नाम पे। और जो उधर नाल असल कल्प्रिट सी बुजदार वो पाकिस्तान में फिर रहा है, उसको कोई क्यों नहीं पकड़ता? फराह गोगी के ऊपर सारा मलबा डाल दिया, तो बुजदार जो CM था उस वक्त, और कहते हैं कि वो दोनों मिलकर कर रहे थे, तो बुजदार को क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि वो आपका लाडला है, वो आपको रिपोर्टें देता था इमरान खान की, वो आपको बताता था कि पंजाब में क्या क्या प्लानिंग हो रही है। इसलिए बहरहाल इस सारी चीज़ों को मिलाए तो KP में हो सकता है कोई थोड़ा मनोरंजन हो, लेकिन KP हुकूमत सेटल हो जाएगी। उन्होंने 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। असद कैसर है, मीना खान है, उसमें बाबर सवाती हैं, बाबर सलीम सवाती स्पीकर जो हैं वो हैं, 2 लोग और हैं। लोगों को मनाने के लिए मान जाएंगे, नहीं माने तो फिर अलीमा खानम जो है वो बीच में कहीं ना कहीं एंट्री डालेंगे। नहीं हो सकता
कि जिन्होंने उनके आप पीटीआई के लोगों को बिल्कुल ही आप ये समझ लें कि वो आप किसी डिसिप्लिन में ही नहीं आएंगे, डिसिप्लिन में आएंगे। उन्होंने भी पता है कि पंजाब वाले जो है ना, उनके याददाश्त तो मसाना कमज़ोर हो सकता है, वो बड़े पक्के लोग हैं, उन्हें याद रहती हैं चीज़ें, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। और नहीं यकीन तो आप देख लें परवेज़ खटक का अशर, उसे कोई पहचानता नहीं है। वो कहा है महमूद खान सीएम जो बना था उसे कोई जानता नहीं है। केपी वाले गद्दारों को माफ़ नहीं करते, ये मैं बता दूं। और ये इन लोगों को भी पता है कि अब अगले इलेक्शन में गंडापुर फजलुर रहमान के कैंडिडेट से हार जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको एडवांस आपको बता रहा हूँ। और सबसे आखिरी बात आ जाए सर, बजट आ रहा है, 15,000 अरब रुपए के से शायद का बजट है। और कहा यह जा रहा है कि 1% 18 से 19% जीएसटी बढ़ाया जाएगा, लेवी बढ़ाई जाएगी। अभी 10 अरब डॉलर आप कमा चुके हैं गरीब आदमियों से डाके डाल डाल के, उन्होंने जेबों चो कट के। मज़ीद आप इनका खून निचोड़ेंगे, मज़ीद इनका गोश्त निचोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद जनाब अली क्या कहते हैं, सोलर के ऊपर टैक्स लगने जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे। ये वो चीज़ें जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा हो रहा था ना, उधर से टैक्स लाना है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी गाड़ियाँ, रक्षा, चिंग सारे नू रगड़ देना इन्होंने, किसी को माफ़ी नहीं मिलनी। आईएमएफ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अमीरों का कोई एजेंट है, कोई दलाल है आईएमएफ, अमीरों का, ताकतवरों का। आईएमएफ को गरीब आदमी को मिलने वाली 1 रुपए की सब्सिडी नजर आ जाती है, और जो ताकतवर हैं, जो खरबों रुपए मुफ्त के खा रहे हैं। अरकान असम्बली को कितने क्या नाम है 100 यूनिट फ्री हैं, कितने हज़ार यूनिट फ्री हैं, पेट्रोल फ्री है, टीएडीए फ्री है, बिजली फ्री है, जहाँ रेंट उनको अलहदा मिलता है। आप अंदाज़ा करें कि एक जज साहब, साबिक जज साहब ने आके कहा कि मुझे 3,000 यूनिट फ्री मिलते हैं, मैं तो इस्तेमाल ही 1,500 करना, तो मुझे 1,500 बाकियों के पैसे दिए जाए। शर्म का मुकाम है यार, आप लोगों ने मरना नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर एक गरीब आदमी जून जुलाई के अंदर एक पंखा चलाता है, और उसमें भी उसकी जान को अजाब बना होता है कि ये मैं बिल कहां से दूंगा। और उसके ऊपर बैठे हुए अशराफिया हजारों यूनिट मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनकी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे। मेरी बात याद रखिएगा, मैं जज्बाती हो गया हूं, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है मैं इस बात पे कि यार मैं लोगों को मरते हुए देख रहा हूं, लोगों की जिंदगी मुश्किल में हुई है, और ऊपर बैठी हुई अशराफिया वो बाकू जाती है सिर्फ बैंगन का भुर्ता चखने के लिए। अंदाजा करें यार, मैं खुदा की कसम कहीं यहाँ से कामों की जाना ना, पेट्रोल कैलकुलेट करता हूँ कितने का डलेगा, वापसी में कितने का डलेगा, ये क्या होगा। बच्चे कहते हैं पापा एसी चलाओ, मैं कहता हूँ नहीं, शीशे उतारो, हवा ठंडी लो, ये वो। मुझे पता है यार इससे कहीं पेट्रोल ना बढ़ जाए। हाँ, पूरा जहाज 1,200 करोड़ रुपए वाला जहाज, उसमें अपनी सहेलियां बिठाई, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी, और वो बैठ गई, 7 आपके बाकी ब्यूरोक्रेसी बैठ गई। आप बाकू गए और वापसी में आपने कहा जी बारी बरसी खटन गया थे, खड़ के लियांदे पान हैं उत्थे गए सो तुसी लान कीमे वाले नान, वो कीमे वाले नान लगा के तालियां बज रही हैं। तो आपने कभी जिंदगी में देखा किसी ने नान लगाया और तालियां भी बज रही हो? फिर आपसे पूछेंगे जी आप वहाँ क्या करके आए, कि जी वो हमने ना वहाँ पे बैंगन का भुर्ता जो है ना, उन्होंने ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। और यार गरीब आदमी भूखे मर जाए, जहर खा लें, मर जाए, खुदकशियाँ कर लें, क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें इनके दुख और तकलीफ का कोई अंदाज़ा नहीं है। बहुत जज्बाती हो गया यार, आई एम सॉरी, मैं की करा, मेरा दिल सड़ता है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी सुबह के वीरा।